देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ जगन्नाथ कॉरिडोर का भी शिलान्यास कर दिए। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2022 को यहाँ पे शिलान्यास हो गया और हमारे पीछे जो देख रहे हैं यही वो जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे काम हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एक बात सामने आ रही है कि लगभग 300 मकानों को यहाँ से खाली कराया जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान और नाराज़ हैं। आइए सीधे तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामेश मिश्रा है और जो अभी आप कह रहे थे कि जगन्नाथ कॉरिडोर का, देखिए काशी ये तीर्थ स्थली है, पर्यटन स्थली नहीं है। और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तो हम मानते हैं कि वो ज़रूरी था, बाकी काशी में कॉरिडोर का कल्चर गलत है। आप काल भैरव कॉरिडोर, जगन्नाथ कॉरिडोर, रानी लक्ष्मीबाई कॉरिडोर, तुलसी घाट कॉरिडोर, ये सब बनाएंगे तो यहाँ की जनता जाएगी कहाँ। और अभी आपको हाल ही में देखें कि लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा हार गई, बाकी अयोध्या में भाजपा इसलिए हारी कि वहाँ पे इतने लोगों का विध्वंस हुआ है, इतने लोगों का मकान तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है, मस्जिद तोड़ा गया है। क्या यही विकास है? जगन्नाथ कॉरिडोर जो आप अभी देख रहे हैं ये परिसर पर्याप्त है। आप इसमें सुंदरीकरण करिए, विकास करिए। बाकी जो 350 मकान जो 1952 से 1948 से देश के आज़ादी के पहले से भी लोग रजिस्ट्री करा के मकान में रह रहे हैं, वो कहाँ से गलत हैं बताइए। हम अगर ज़मीन लेते हैं तो हम जाते हैं कोषागार में, सरकार के कागज़ से पता करते हैं कि ज़मीन सही है कि गलत है। वहाँ आपको सही दिखता है। हम ज़मीन खरीदते हैं, अपने गाढ़ी कमाई से मकान बनाते हैं और फिर पता चलता है 70 साल बाद के अवैध है। ये कहाँ का न्याय है? तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से, योगी जी से यही निवेदन करेंगे कि आप विकास करिए, हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश मत करिए। एक परिणाम आपको दिखने को मिला है अयोध्या से, और कहीं ऐसा भी ना हो। एक सत्य बात और है कि अगर यहाँ मोदी जी नहीं रहते तो चुनाव भाजपा यहाँ से हार गई होती। चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री थे, हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से जो सांसद चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए 1,52,000 जो जीत के गए, उनका वोट प्रतिशत कम हो गया। जनता यहाँ दुखी। अभी आप देखिए यहाँ के लोगों को दर्शन करने के बाबा विश्वनाथ में नहीं मिल रहा है। वो आज नए का अपने रास्ते के लिए आज मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो कैसी काशी है कि हम जिसके दरबार में रहे हम खुद ही दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को सब चेतना चाहिए। हम उनके साथ हैं, उनके विकास में समर्थन है, लेकिन अगर हम ही को मार के विकास किया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मेरा नाम जय नारायण मिश्र है। मैं यहीं 80 का ही निवासी हूँ और 32 साल तक मैंने पत्रकारिता किया है गांधी अखबार में। जगन्नाथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसके विषय में बता दीजिए। जगन्नाथ कॉरिडोर नाम की कोई संस्था या कोई भी कार्यक्रम ऑन पेपर लिखन पढ़ंत में कहीं नहीं है। सिर्फ यह है कि जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग से वहाँ के ट्रस्टी का एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत उनको धन दिया गया है और धन दे के उसका विकास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो मूल कहानी है वो मूल कहानी यह है कि जगन्नाथ मंदिर की एक प्रॉपर्टी है, अराजी नंबर 3302 और 3308। 3302 में जगन्नाथ मंदिर अंकित है और 3308 में बड़े हनुमान जी नाला उस पार, असी नदी उस पार है। इसके राम कहानी यह है कि 2013 में नरेंद्र भाई ओझा जब यहाँ बनारस में आए तो उनके चुनाव संचालन के लिए जो है सुनील भाई ओझा आए उनके चुनाव संचालन के काम देखने के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14 में चुनाव जीत जाते हैं और वो प्रधानमंत्री होकर दिल्ली चले जाते हैं। नरेंद्र भाई ओझा 2 बार के विधायक रहे हैं गुजरात के, और यहाँ उन्होंने जब काम धाम संभाला तो अच्छी उनकी ख्याति हुई, यहाँ संपर्क उनका हुआ। फिर 2019 में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ से जीत के चले गए। सुनील भाई ओझा यहीं रहे। 19 के बाद उनके मन में ये विचार आया कि यहाँ 80 पर अपना एक आश्रम बनाया जाए। आश्रम इसलिए बनाया जाए कि वहाँ गुजरातियों को बसाया जाए, रखा जाए और व्यापार का उनका जो कारोबार था उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में ज़मीन की खोज हुई। ज़मीन की खोज होते होते यहाँ के भाजपा के नेता, यहाँ का विधायक
कैंट का सौरभ श्रीवास्तव और कुछ बाहुबली लोगों ने जगन्नाथ मंदिर को बताया कि वहाँ ज़मीन है, वहाँ ले लीजिए तो 80 पर आपका आश्रम बहुत बढ़िया बन जाएगा। फिर वो जगन्नाथ मंदिर के जो मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, दीपक शाहपुरी से मिलते हैं। दीपक शाहपुरी ने कहा कि ठीक है, हम सहज तैयार हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें हैं। उन शर्तों को उन्होंने मान लिया और दबाव बना के पर्यटन विभाग से पैसा मंजूर करा के, पर्यटन विभाग से डील करा के उन्होंने एक 4 धाम यात्रा की योजना बना के अपना जो है 7 जुलाई 2022 को जो है उद्घाटन करा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। उसके बाद वो जब यहाँ मौका मुआयना करने आए, मौका मुआयना के बाद उनको समझ में आया कि यहाँ विवाद ज़्यादा है और 80 ऐसा क्षेत्र है, बौद्धिक लोगों का है, यहाँ समाजसेवी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्वान, कवि, योगी इस इलाके में बसे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 3-4 प्रोफेसर हैं, इसलिए उनको ये समझ में आया कि यहाँ ज़्यादा झाम है, तो कह दिया उन्होंने कि यहाँ ज़मीन कम है इसलिए यहाँ नहीं लेंगे। इसी बीच तो चले गए मिर्ज़ापुर में गंगा इस पार जो है कछुआ ब्लॉक में जो है गढ़ौली धाम है, वहाँ के लिए वो चले गए और वहाँ 50 बीघा ज़मीन लेकर के उन्होंने अपना जो है बनवा लिया। वहाँ भी विवाद हुआ। 50 बीघा ज़मीन में 25-30 बीघा ज़मीन जो है सरकारी थी गंगा किनारे इस पार कछुआ ब्लॉक में, उस पर एसडीएम वहाँ मिर्ज़ापुर ने उसको गिरवा उरवा दिया। इस बीच जो है उन्होंने यहाँ मुकदमा एक कायम करा दिया। एक फर्जी आदमी है, फर्जी मुकदमा कायम कराया उन्होंने, प्रेम नारायण बनाम सरकार। प्रेम नारायण यहाँ का रहने वाला नहीं है, न एक बित्ता उसकी ज़मीन है, न यहाँ कोई वो किराएदार है, न उसके परिजन या रिश्तेदार कोई रहते हैं। वो रहने वाला है कलकत्ता का और एक पन्ने के एप्लीकेशन पर ये मुकदमा कायम हुआ है। उसमें न तो उसका आधार कार्ड लगा है, न फ़ोटो लगा है, न उसका स्थायी और अस्थायी पता दिया है। पता में सिर्फ ये दिया है कि ब्लॉक नंबर 78 कलकत्ता। अब ब्लॉक नंबर 78 कलकत्ता ऐसी जगह है कि वहाँ जो है 50,000 की आबादी रहती है, वहाँ कौन खोज पाएगा। लेकिन ये मुकदमा चलता रहा, प्रेम नारायण बनाम सरकार। नवंबर 23 में यहाँ के तहसीलदार ने जो है लेखपाल से आख्या मांगी। लेखपाल ने आख्या 23 के नवंबर महीने में दे दी। वो आख्या नायब तहसीलदार से होते हुए तहसीलदार तक गई। तहसीलदार ने उसको एसडीएम सार्थक अग्रवाल को दे दिया। सार्थक अग्रवाल के न्यायालय में ये सुनवाई शुरू होती है नवंबर महीने में, नवंबर 23 में। फिर दिसंबर में उसकी तारीख पड़ती है और उसमें जो है नगवा के जो नगवा निवासी हैं राम आधार सिंह, जो पुराने लैंडलॉर्ड हैं, जिनका गंगा किनारे 3-4 बीघा ज़मीन अभी भी है, तो उनकी अराजी नंबर है 3337। तो 3337 की अराजी के मुकदमे में सुनवाई होती है और राम आधार और राजकुमार पटेल ये 2 लोग उसमें भाग लेते हैं सुनवाई में, अपना तथ्य और अपने कागजात प्रस्तुत करते हैं। फिर एसडीएम सार्थक अग्रवाल ने जो है जनवरी में 2 तारीख देता है। जनवरी के बाद आता है फरवरी। 9 फरवरी को वो अपना फैसला सुना देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि 3337 अराजी नंबर जो गंगा किनारे है वो बालू का ढुआ था। 3308 नंबर जिसमें बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो शाहपुरी परिवार की प्रॉपर्टी है। उसके बाद 80 नदी का सरकारी नदी है, मतलब 80 नदी का जो पेटा है, वो पहले नदी बहती थी, 80 घाट पर संगम होता था उसका, अब वो बंद हो गया है। उसका मुहाना खोल दिया गया है रविदास पार्क के बगल से गंगा जी में गिराने का। तो ये पूरी ज़मीन सरकारी हो गई, खाली हो गई। अब वहाँ उस ज़मीन को हथियाने के लिए ही सारी योजना बनाई गई कि वो सरकारी ज़मीन मिल जाएगी और उस फैसले को हम लोगों के अराजी पर 3302 जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हमारा घर है, और यहाँ के लोगों को उसमें जो है बेदखल करने के लिए तुगलकी फरमान सार्थक अग्रवाल एसडीएम सदर वाराणसी ने दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। कि अगर ये जगन्नाथ कॉरिडोर बनता है तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? इसमें लगभग 300 मकान प्रभावित होंगे।
और हज़ारों की आबादी प्रभावित होगी। अब प्रभाव का ये असर हो गया है कि इस फैसले से, सार्थक अग्रवाल के इस फैसले से मौत होनी शुरू हो गई है। यहाँ के लोगों में डिप्रेशन की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, लोग बीमार चल रहे हैं, दर्जनों लोग बीमार हैं। और एक सब्जी विक्रेता है सोमारू, जो 80 चौराहे पर सब्जी बेचता है, उसकी माँ 72 साल की कलावती, जब उसको पता लगा कि उसका मकान गिरा दिया जाएगा तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। उसका बाप अभी भी बेड पर पड़ा हुआ है, तब से बीमार है। लेकिन ये तुगलकी फरमान के चलते यहाँ हज़ारों लोग बेदखली के कगार पर खड़े हैं। नाम है मंदिर का, मंदिर के विकास का, और काम हो रहा है यहाँ के लोगों का उजाड़ने का। तो विकास के नाम पर उजाड़ना, अगर यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो पूरे लोग एकदम खुशी में झूम रहे थे, अब क्या ऐसी दिक्कतें बढ़ गई? ये आपका कहना निहायत गलत है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो लोग खुशी से झूम रहे थे। वहाँ भी आंदोलन हुआ है, वहाँ भी लाठियाँ चली हैं। वहाँ का विधायक दक्षिणी का नीलकंठ तिवारी वहाँ ने दलाली खाया है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके मकानों को बिकवाया है और तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। बाकायदे वहाँ पद्मपति शर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी रहे हैं। जागरण अखबार में वो 30-32 साल, आज अखबार में 10 साल 12 साल काम किए हैं, उनका मकान था। तमाम लोग वहाँ के लोग, यहाँ के शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद आदि ने वहाँ आंदोलन किया था। हंसी खुशी कोई नहीं दिया, लेकिन शासन और यहाँ के भाजपा के नेताओं की मिली भगत से वहाँ कॉरिडोर आकार लिया, जो वहाँ सिर्फ व्यापार का साधन है। वहाँ सिर्फ बाबा दिन भर में 2 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, इससे मतलब है। वहाँ आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। आज से 20 साल पहले जो आदमी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने गया होगा, वो भूल जाएगा कि हम किस रास्ते से गए थे और कहाँ गए थे और कैसे दर्शन हमने किया था। वहाँ अय्याशी के साधन उपलब्ध किए गए हैं, होटल बनाए गए हैं धर्मशाला के नाम पर। वहाँ कॉरिडोर का जो चौड़ीकरण हुआ है, जगह बनाया गया है, वहाँ शादी विवाह का मंडप बनाया गया है, और वहाँ पैसा लेकर दर्शन कराया जा रहा है। और वही खाली व्यापार करने का एक सुनियोजित योजना बनाई गई है। वही काम यहाँ भी लोग करना चाहते हैं। और ये गुजरातियों की मानसिकता है कि बनारस की संस्कृति को ध्वस्त करना, यहाँ के लोगों को उजाड़ना और गुजरातियों को बसाना, यहाँ व्यापार करना। यहाँ भी जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ ये है कि यहाँ के लोगों को उजाड़ करके यहाँ माल बनाए जाएंगे, स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, डांडिया नृत्य करने के लिए मैदान बनाया जाएगा। उसके बारे में यहाँ तक लोगों का कहना है कि सारी की सारी नशे की चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आखिरी सवाल आपसे ये कि जो यहाँ पे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 300 परिवार या घर जमींदोज होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के, लोकल लोगों का क्या राय है? क्या आपके साथ? लोकल लोगों का राय है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। मंदिर का आप सौंदर्यीकरण करें, विकास करें, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को भगा करके, यहाँ से बेदखल करके, इनकी कीमती ज़मीनों पर जो है आप माल बनाएंगे, ये कराएंगे, विकास के नाम पर जो है अय्याशी के साधन उपलब्ध कराएंगे, ये गलत है। यहाँ के धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए काशी है, बाबा की नगरी है, और यहाँ का अक्खड़पना, फक्कड़पना और यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ लोग मुक्ति होने के लिए आते हैं। कहा भी गया है काश्याम मरणाम मुक्ति। यहाँ जो शरीर त्यागता है वो सिर्फ साहिल को प्राप्त हो जाएगा, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने 70 साल 80 साल पहले से अपनी ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, तमाम टैक्स दे रहे हैं। यहाँ नगर निगम टैक्स लेता है, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, विकास सारा चीज़ दिया जाता है। बावजूद इसके सार्थक अग्रवाल जो एक प्रशिक्षु IAS अफसर हैं, और सिर्फ सुनील भाई ओझा को ज़मीन दिलाने के लिए साजिश रची गई है, भाजपा नेताओं द्वारा रची गई है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रची गई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं, क्या कहेंगे आप? तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया जरूर है, लेकिन जो इतना बड़ा मंत्रिमंडल उनका बनाया गया है, वो मंत्रिमंडल मोदी सरकार का नहीं है जो 400 पार। और मोदी सरकार अब की बार का जो इन्होंने नारा दिया था, इस बार का उनका सरकार जो है नीतीश, नायडू और नड्डा की सरकार है। नीतीश, नायडू और नड्डा की सरकार NDA की सरकार है, मोदी सरकार और भाजपा की सरकार नहीं है। पहली बात, उनका जो मतदान प्रतिशत है यहाँ कम हुआ है, कम से कम 2.5-3 लाख वोट उनका कम हुआ है।
और कम से कम 15,000 वोट उनका इस इलाके में कम हुआ है, जहाँ के लोग 99% भाजपाई हैं। सिर्फ इस आंदोलन के चलते यहाँ के लोगों में जो जागरूकता आई है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काम किया है। और नरेंद्र मोदी को अगर नैतिक रूप से अगर समझते हैं यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए यहाँ के नागरिकों के सवाल पर। दूसरी बात, मंत्रिमंडल में विस्तार बना हुआ है, 76 लोगों का जो है भारी भरकम हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगारी की समस्या उठाने वाला नहीं है। जितने वहाँ सांसद चुन के गए हैं, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, कोई बहुत उद्योगपति है। तो ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर ये लोग खाली उनको पीड़ित करते हैं और लूटते हैं, इसलिए ये सरकार बनी है। मैं इस सरकार का विरोध करता हूँ। बनारस में 4 धाम को लेकर और जगन्नाथ कॉरिडोर को लेकर एकदम आज सुर्खियों में बना हुआ है। और यहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि इस जगन्नाथ कॉरिडोर को लेकर इनकी क्या राय है। ये बताइए कि जगन्नाथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? पंडित राधे श्याम पांडे। अब ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित है मंदिर। अब ट्रस्टी जो हैं दीपक शाहपुरी और आलोक शाहपुरी हैं, इनकी व्यवस्था वही सब करते हैं। अब बनने जा रहा है, बने, सबको खुशी है। कुछ आधा कार्य हुआ है, अब आगे का जो प्लान है, अब देखिए सरकार क्या करती है। आधा तो कार्य हुआ है। ये जो जगन्नाथ कॉरिडोर बन रहा है, इसको लेकर आप कितना खुशी जाहिर करते हैं? खुशी सबको जाहिर है। यहाँ के जो लोग हैं, मंदिर के अवैध लोग सब यहाँ निवास करते हैं, तो खाली हो जाएगा तो इसको जगह हो जाएगी, सबको फ़ायदा है, सबको सुंदरता है। यहाँ यात्री आएंगे, बाहर से आते हैं, ऐसा बना हुआ है कि वो नहीं आ पाते हैं। तो बन जाने के बाद सबको सुविधा हो जाएगी, सब दर्शन जगन्नाथ जी का करेगा, तो सबको खुशी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे बन रहा है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। अब परेशानी भाई नहीं, उसमें दिया है कि 300 मकान गिराए जाएंगे। तो जो इतने दिन से रह रहे हैं, अब उनका मकान बना है तो कहाँ जाएंगे? अब कैसे है वो भारत सरकार न समझेगी। अब उसको तो हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में भी सुधार हो जाएगा। कॉरिडोर इतना बन जाएगा, मंदिर की जो संपत्ति है सुरक्षित हो जाएगी, तो मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी। हमको मंदिर से केवल है, मंदिर में यहाँ से वहाँ तक देखिए हमारा कब्जा अवैध है, आप देख ही रहे हैं। तो यदि वो बन जाता है तो मंदिर की शोभा तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, यात्री बढ़ेंगे। आप सुने कि बहुत सारे लोग अपनी नाराज़गी बता रहे हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर तो बन रहा है, खुशी है, लेकिन एक तरफ मायूसी भी है। मायूसी इसलिए है कि जो लोग काफ़ी दिनों से 70 साल से लगातार जो रह रहे हैं, उनके ऊपर मायूसी इसलिए है कि उनका जब मकान टूट जाएगा तो वो लोग जाएंगे कहाँ। लोग जो यहाँ के अस्थाई लोग हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसी तर्ज पे अगर बन रहा है तो यहाँ पे पहले से जगन्नाथ कॉरिडोर बनने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। अगर सरकार चाहे तो सिर्फ इसी के ज़मीन पर भी कॉरिडोर बना सकती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।